नंबर 2 में एक शीट हो चुकी है आपकी, शीट नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है। सो बेसिकली आज हम पढ़ते हैं यूनिट नंबर 2, दैट इज रैंक एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। स्टूडेंट, इस टॉपिक में से कम एक क्वेश्चन जरूर आएगा, कम से कम एक क्वेश्चन जरूर दिखेगा आपको हर एग्जाम में। सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग रैंक आप एक दो डेफिनेशन देख लीजिए। सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, किसी मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स किसे कहते हैं? देखिए, कोई भी गिवन मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में फाइनाइट नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को ओमिट करने के बाद, एलिमिनेट करने के बाद जो मैट्रिक्स मुझे मिलेगा, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। स्टूडेंट, किसी मैट्रिक्स में फाइनाइट नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को एलिमिनेट करके जो मैट्रिक्स मिलेगा, दैट इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। यानी अगर किसी मैट्रिक्स में से मैं कोई रो और कोई कॉलम को एलिमिनेट ना करूं तो भी वो गिवन मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स होगा। दैट मीन्स एवरी मैट्रिक्स इज सब मैट्रिक्स ऑफ इटसेल्फ, बिकॉज जीरो इज ऑल्सो अ फाइनाइट क्वांटिटी। और मैंने क्या कहा है, फाइनाइट नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को एलिमिनेट करके जो मैट्रिक्स मिलेगा, दैट इज सब मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो लिखें, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय रैंक पे बिल्कुल ध्यान देना, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में थ्रू आउट स्टडी में इसका यूज कहीं ना कहीं होता रहेगा। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय लीविंग फाइनाइट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय, कोई मैट्रिक्स कैसे ऑब्टेन्ड किया जाए? लीविंग फाइनाइट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स from a given matrix is called submatrix. सो किसी मैट्रिक्स को गिवन मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स कब कहा जाता है? इफ दैट मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग फाइनाइट नंबर ऑफ रोज एज वेल एज कॉलम। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स। माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स के किसी भी स्क्वेयर सब मैट्रिक्स का, किसी गिवन मैट्रिक्स के किसी भी स्क्वेयर सब मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है, उसे गिवन मैट्रिक्स का माइनर कहा जाता है। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ, यानी माइनर इज डिटर्मिनेंट ऑफ एनी स्क्वेयर सब मैट्रिक्स, determinant of any square submatrix of given matrix is called minor of a matrix, is called minor of a matrix. तो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स का माइनर किसे कहते हैं? किसी मैट्रिक्स के किसी भी स्क्वेयर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का माइनर कहलाता है। और अगर इस स्क्वेयर सब मैट्रिक्स का ऑर्डर p बाय p है, यानी p क्रॉस p है, देन दैट माइनर इज कॉल्ड p रोड माइनर। if order of square submatrix, if order of square submatrix is p cross p, then it is called, then minor is called
या corresponding minor is called, then corresponding minor is called p-road minor. Then corresponding minor is called, students, then corresponding minor is called p-road minor. डेफिनेशन देख लीजिए, किसी मैट्रिक्स का माइनर किसे कहते हैं? उस मैट्रिक्स के किसी भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का माइनर कहलाता है. अगर उस स्क्वायर सब मैट्रिक्स का ऑर्डर p बाई p है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैं माइनर निकाल रहा हूं दैट इज कॉल्ड पी रोड माइनर. दैट इज कॉल्ड पी रोड माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स. नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम जिसके लिए पढ़ रहे हैं, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स. नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट? रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स. तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट? रैंक एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है. एक ऐसे नॉन नेगेटिव इंटीजर को रैंक कहते हैं. रैंक किसे कहेंगे स्टूडेंट? इफ आई क्लेम, मैंने क्या बोला, नॉन नेगेटिव इंटीजर को मैं रैंक कहता हूं. अब आप देखिए, इफ आई क्लेम रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स इज आर. अगर मैं क्लेम कर रहा हूं कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक आर है, दैट मीन्स आर ऑर्डर का एक ऐसा माइनर होगा, आर रोड एक ऐसा माइनर मिलेगा जो वैनिश ना हो. यानी आर क्रॉस आर का एक ऐसा स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिलेगा जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, बट आर ऑर्डर से बड़े सभी ऑर्डर के माइनर जो हैं वो जीरो हो जाएं. तब ऐसे मैट्रिक्स का रैंक क्या कहलाएगा? आर कहलाएगा. यानी अगर मैं किसी मैट्रिक्स का रैंक आर क्लेम करता हूं तो उस मैट्रिक्स में आर क्रॉस आर का एक ऐसा स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिलेगा जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, मगर आर ऑर्डर से बड़े जितने भी ऑर्डर के माइनर हो उस मैट्रिक्स में अवेलेबल, उन वो सारे के सारे क्या हो जाएं? वैनिश हो जाएं. मतलब उन सबका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए. यानी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, a non-negative integer r is said to be, a non-negative integer r is said to be rank of a matrix. Students, a non-negative integer r, किसी नॉन नेगेटिव इंटीजर r को मैट्रिक्स का रैंक कब कहेंगे? If at least one minor of order r is non-zero, does not vanishes. At least one minor of order r does not vanishes. यानी r ऑर्डर का कम से कम एक ऐसा माइनर हो जो जीरो ना हो. यानी r क्रॉस r का एक ऐसा स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिले जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, मगर r ऑर्डर से बड़े सभी ऑर्डर के माइनर जीरो हो जाएं. All the minors of order greater than or equal to r plus 1. Student, all minors of order greater than equal to r plus 1 is 0. r 0. तो r ऑर्डर से बड़े जितने भी ऑर्डर के माइनर हो जाएं वो सारे के सारे वैनिश हो जाएं, वो सारे के सारे जीरो हो जाएं, और r ऑर्डर में एक ऐसा माइनर मिले जो जीरो ना हो. यानी सबसे बड़े ऑर्डर का माइनर जो जीरो नहीं होता वो जितने ऑर्डर का है उसे मैट्रिक्स का क्या कहा जाता है? रैंक कहा जाता है. इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है मेरे पास, स्टूडेंट, किसी भी मैट्रिक्स को मैं नॉन जीरो कब कहता हूं? अगर उसकी नॉन जीरो. किसी भी मैट्रिक्स को मैं नॉन जीरो कब कहता हूं? अगर उसकी कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो है. और अगर कम से कम एक एंट्री भी नॉन जीरो मिल गई तो कम से कम 1 क्रॉस 1 का तो एक ऐसा स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो. अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं इस मैट्रिक्स का तो वो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, एंड दैट इज नॉन जीरो. तो मैंने वही कहा है, अगर कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो कम से कम 1 क्रॉस 1 में तो एक ऐसा माइनर मिल रहा है,
1 क्रॉस 1 का तो एक ऐसा माइनर मिल रहा है जो 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब उस मैट्रिक्स का रैंक कम से कम 1 तो जरूर होना है। यानी 0 रैंक केवल और केवल किसके हिस्से में आया है? नल मैट्रिक्स के। ओनली नल मैट्रिक्स हैविंग रैंक 0 एंड ऑल नॉन जीरो मैट्रिसेस हैविंग रैंक ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जितने भी नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं उनका रैंक 1 या 1 से ज्यादा होगा। केवल 0 रैंक किसका होता है? नल मैट्रिक्स का होता है। स्टूडेंट्स देखिए, नोट लिखिए, एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स having rank greater than or equal to 1। हर नॉन जीरो मैट्रिक्स का रैंक 1 या 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि हर नॉन जीरो मैट्रिक्स में कम से कम एक नॉन जीरो एंट्री हो। नॉन जीरो एंट्री के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो वो जरूर नॉन जीरो आएगा। सेकेंडली, ओनली जीरो मैट्रिक्स हैविंग रैंक इज इक्वल टू 0। केवल नल मैट्रिक्स ही ऐसा मैट्रिक्स है जिसका रैंक 0 होता है। ऑल नॉन ग्रेटर देन टू 1। इसका मतलब मुझे कोई भी मैट्रिक्स दे दिया जाए, मुझे केवल क्या चेक करना है स्टूडेंट्स कि सबसे बड़े ऑर्डर का माइनर, ये डेफिनेशन कह रही है। ठीक है, वो अलग बात है कि मेरे लिए शायद सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाए, बट अगर मेरे लिए सॉल्व करना मुश्किल नहीं है तो बस मुझे डेफिनेशन में इतना पता लग गया है कि सबसे बड़े ऑर्डर का माइनर जो 0 ना हो वो मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा? रैंक कहलाएगा। अब वो ढूंढने में हमें कितना समय लगता है, दैट इज डिफरेंट इशू। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन देखिए, फाइंड रैंक। Suppose A is equal to this one, 1 2 3 3 4 5 4 5 6। अच्छा, रैंक को कैसे डिनोट करते हैं? सॉरी, एक बार ये भी लिख लें। इट इज डिनोटेड बाय, या रैंक ऑफ ए इज डिनोटेड बाय, रैंक ऑफ ए इज डिनोटेड बाय रो ऑफ ए। रो ऑफ ए, रैंक ऑफ ए इज डिनोटेड बाय रो ऑफ ए। ओके, अब ये मैट्रिक्स का रैंक है, ऑब्वियसली नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो इसका रैंक कम से कम 1 होने वाला है। और यहां देखिए, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। अगर ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का है तो इसमें सबसे बड़ा स्क्वायर सब मैट्रिक्स कितने बाय कितने का मिलेगा? 3 क्रॉस 3 का, जो खुद मैट्रिक्स है, जो कि खुद मैट्रिक्स है। अब मेरी बात ध्यान से सुने, अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ, अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ तो मैं क्या बोलूंगा? स्टूडेंट, सबसे बड़े ऑर्डर का माइनर जो 0 ना हो वो मैट्रिक्स का रैंक कहलाएगा। तो मैं बोल दूंगा इसका रैंक 3 हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए मैट्रिक्स का इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है और 3 क्रॉस 3 का केवल यही पेयर मिल रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैट्रिक्स का रैंक 3 से कम है। अब 3 से कम है तो रैंक या तो 2 होगा या 1 होगा, 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है। अब मैं 2 क्रॉस 2 का कोई एक माइनर उठाऊंगा और इसका डिटर्मिनेंट चेक करूंगा। 2 क्रॉस 2 का एक मैंने मैट्रिक्स उठाया, स्क्वायर सब मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट निकाला। अगर वो 0 नहीं आता है तो मैं कह दूंगा हाँ इसका रैंक 2 आ गया है, क्योंकि 3 ऑर्डर के तो सारे माइनर 0 हैं, बट 2 ऑर्डर में एक ऐसा माइनर मिल गया जो 0 ना हो, तो मैं क्या बोल दूंगा? इसका रैंक 2 हो गया। बट इन केस अगर ये 2/2 का भी डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो मैं दूसरा 2/2 का पेयर लेके देखूंगा, इसको करके देखूंगा। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो यस 2 इज द रैंक, और अगर इसका डिटर्मिनेंट भी 0 आ गया तो मैं कोई और पेयर देखूंगा।
लाइक दिस। मैं सभी 2x2 के पेयर देखता रहूंगा। वैसे बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अब कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है, उसमें 2x2 के कितने पेयर मिलेंगे, ये काफी लंबा काम है। कभी ये देखूंगा, कभी ऐसे। अगर 2x2 के सभी डिटर्मिनेंट 2x2 के मैट्रिक्स के सभी कॉरस्पॉन्डिंग सभी डिटर्मिनेंट 0 हो जाते हैं, उस समय मैं बोलूंगा यस, रैंक अब 2 से कम हो गया। बट अगर 2x2 का एक भी ऐसा स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिल गया जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो मैं कहूंगा 2x2 ऑर्डर का एक ऐसा माइनर मिल रहा है जो 0 नहीं है, इसीलिए मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बट 2x2 के अगर सभी माइनर 0 हो जाए, देन रैंक इज लेस देन 2। फिर 1 तो पक्का है ही, क्योंकि 1x1 में एक तो ऐसा मैट्रिक्स मिल रहा है जो 0 नहीं है। भाई 6 के कॉरस्पॉन्डिंग बना दो मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो फिर कम से कम इसका रैंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो देखिए, अगर वैसे हम इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहें, ठीक है, डिटर्मिनेंट जो भी निकलता है वो मेरा वैसे काम नहीं है। -2 इंटू 18 - 20 प्लस 3 इंटू 15 - 16, तो दैट इज 4 - 4, दैट इज 0। 4 - 4 आप देख सकते हैं, -1 -2 इंटू 18 - 20 -2 प्लस 3 इंटू 15 - 16 -1, तो -1 -3 -4 प्लस 4 0। तो दैट मीन्स इसका इंप्लीकेशन क्या हुआ, रैंक ऑफ ए शुड बी लेस देन 3, यानी ए का रैंक पक्की तौर पे 3 से कम है। अब 3 से कम है मतलब या तो 1 होगा या 2, 0 नहीं हो सकता, बिकॉज दिस वन इज ए नॉन जीरो मैट्रिक्स। और आप देख सकते हो 2x2 का, आप देख सकते हो 2x2 का आपको एक ऐसा स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिल गया है जो वैनिश नहीं हो रहा। 2x2 का आपको एक ऐसा स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिल रहा है जो वैनिश नहीं हो रहा, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, यानी इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो रैंक शुड बी 2। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4 इज नॉन जीरो, इंप्लाइज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। तो ए का रैंक क्या हो गया, 2 हो गया है। ए का रैंक 2 हो गया है। तो ये बेसिकली मेरे पास रैंक की डेफिनेशन थी। मैंने ऐसा नहीं बोला इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं, वो मेरे बात ही नहीं गई। मैं अभी सिंपली जो हमने डेफिनेशन लिखी थी वो पूरी माइनर पे बेस थी। माइनर का मतलब डिटर्मिनेंट। बट यही अगर 10x10 का आ जाए तो मेरे लिए सॉल्व करना काफी मुश्किल है। अब आप देख लीजिए, अगर मेरे मैट्रिक्स का ऑर्डर होता 10x7, इस मैट्रिक्स का मैक्सिमम रैंक क्या हो सकता है, इस मैट्रिक्स का मैक्सिमम रैंक क्या हो सकता है स्टूडेंट, इसका मैक्सिमम रैंक 7 हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा स्क्वायर सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा वो होगा 7/7 का। अगर उसका डिटर्मिनेंट, मैं सपोज करो उसका डिटर्मिनेंट निकालने में कैपेबल होता, मान लो अगर मैं उसका डिटर्मिनेंट निकाल पाता 7/7 का, भाई यहां पर क्या है मेरे पास 10 रोज हैं, 7 कॉलम है। मैं 7 रो और 7 कॉलम अगर मैं उठाऊं तो वहां से मुझे 7x7 का मैट्रिक्स मिल जाएगा। सपोज करो वो यही 7 रो थी और यही 7 कॉलम, तो मेरे पास ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिल गया। मैंने जब इसका डिटर्मिनेंट निकाला, अगर वो डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो मैं बहुत लकी हूं, तो मैं कहूंगा इसका डिटर्मिनेंट 7 हो गया। बट ऐसा ना हो कहीं इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो मैं 7 कोई और रो लूंगा। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो यस 7 इज रैंक। बट अगर उसका डिटर्मिनेंट भी 0 आ जाए तो मैं कोई और 7 रोज लूंगा, क्योंकि इन 10 रो में से 7 रो कितने तरीके से पिक की जा सकती है, 10C7। क्योंकि NCR का मतलब क्या है, सिलेक्टिंग R आइटम्स आउट ऑफ गिवन N आइटम्स। गिवन N आइटम में से R आइटम को सिलेक्ट करने के कुल मेथड, कुल कितने तरीके हैं। तो इन दिए हुए 7 रोज में से आउट ऑफ दीज 10 रोज, इफ वी वांट टू सिलेक्ट 7 rows, then number of ways of selecting 7 rows out of 10 rows is 10C7, जो कितना हो जाता है, सॉल्व करके कुछ ऐसा आ जाएगा 120
यानी 120 आपको 7 क्रॉस 7 के मैट्रिक्स स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिलेंगे। 120 आपने 7 कॉलम तो यही उठाए, कभी पहले 7 रो उठा लिए, कभी पहला दूसरा तीसरा पांचवा छठवां और आठवां, पहले 6 और 9वां, पहले 6 और 10वां, फिर अब पहला छोड़ दिया, दूसरे से लेके 8वां, दूसरे से लेके 7 तक और फिर 9, ऐसे करके आप अलग अलग कॉम्बिनेशन लेते रहेंगे। 7 क्रॉस 7 के अलग अलग आपको स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिलते रहेंगे। अगर एक किसी पहले या स्टार्टिंग में ही किसी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तब तो आप रैंक 7 बोल दोगे, बट सपोज करो इसका रैंक होता 6, तो इसका मतलब 7 बाई 7 के सारे डिटर्मिनेंट जीरो होने थे। तो आप 120 बार तो 7 क्रॉस 7 के स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाते, उनका डिटर्मिनेंट चेक करते, उन सबका डिटर्मिनेंट जीरो होता, तब आप कहते हाँ रैंक अब किससे कम है, रैंक किससे कम है, 7 से कम है। अब रैंक 6 की तरफ जाते और 6 के लिए कितने पेयर उठाते, इन 10 में से कोई 6 रो उठाते एंड इन 7 में से 6 कॉलम उठाते। अब ये कितना है वो छोड़ो, मैं नहीं बताना चाहता ये कितना है, काफी मुझसे बताया भी नहीं जाएगा। ये जो भी है काफी लंबी चौड़ी कहानी है, तकरीबन 1470 आपको ऐसे 6 क्रॉस 6 के सब मैट्रिक्स मिलते जिनका अगर मान लो पहले का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आता तो आप कहते रैंक हो गया 6, बट पहले का जीरो आता तो अगला चेक करते, और अगर सपोज करो इसका रैंक 5 ही होना था तो यानी 6 क्रॉस 6 के भी सारे डिटर्मिनेंट जीरो होते। जिस दिन आप 6 क्रॉस 6 के वो 1470 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते और सारे के सारे जीरो आते, तब आप कहते हाँ सर देखिए रैंक हो गया 6 से कम, और इसी प्रोसेस को रिपीट करते। अगर मैं डेफिनेशन फॉलो करता तो, डेफिनेशन क्लियर हो गई है, मैं डेफिनेशन क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या आपको डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है, मैं जो डेफिनेशन बोलना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स? फिर मैं आगे बढ़ूं थोड़ा। यस सर, तो यस सर का मतलब है ये डेफिनेशन अब आपको पता लग गई है कि रैंक असल में निकालने का क्या तरीका है। बट डिटर्मिनेंट एक बहुत ही बेकार मेथड है। जैसे ही मैट्रिक्स का ऑर्डर थोड़ा सा बढ़ गया, हमारे लिए अभी आपने देखा स्थितियां कैसी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, और मान लो इसका रैंक 4 होता तो 5 क्रॉस 5 के सारे जीरो होते, और वो कितने बनते 10C5 5 रो और 7 में से 5 कॉलम उठाते 7C5 और उनको मल्टीप्लाई करते तो पता ही नहीं आंसर क्या होता। छोड़ दो उसको, जो भी आंसर होता वो तो हमारे स्कोप के बाहर की चीज है, इतनी हिम्मत हमारे में नहीं है। सो देखिए, यानी मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि अगर ए का ऑर्डर m/n है देन रैंक ऑफ ए शुड बी लेस देन इक्वल टू, बट डेफिनेशन से ये क्लियर हुआ है मुझे, मिनिमम ऑफ m एंड n। क्या ये बात सही है? ए का रैंक m और n में जो छोटा होगा या तो उतना होगा या उससे भी कम होगा, क्योंकि अगर m/n जैसे मैंने अभी 10/7 का मैट्रिक्स लिखा था तो आपको पता है 10/7 में जो सबसे बड़ा स्क्वायर सब मैट्रिक्स हो सकता है वो केवल कितना हो सकता है 7/7 का। तो इनमें जो छोटा होगा उतने बाय उतने का ही तो क्रॉस स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिल सकता है। अब उसका डिटर्मिनेंट जीरो है या नहीं है उस पर डिपेंड करेगा उसका रैंक। अगर उसी ऑर्डर में आपको डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मिल गया तब तो वही इक्वालिटी आ जाएगी, बट अगर उस ऑर्डर में अगर आपको जो इनमें मिनिमम है उस ऑर्डर के किसी भी माइनर का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो नहीं हुआ यानी सबका जीरो हुआ तो इनसे भी कम हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास डेफिनेशन व्हाट इज रैंक। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं स्टार्टिंग में, बाद में बढ़ूंगा आगे। 312 624 312। अब आपको क्लियरली पता है इसका रैंक पक्का 1 और 3 के बीच में है। नॉन जीरो मैट्रिक्स है, रैंक मिनिमम 1 है और 3 क्रॉस 3, बट वैसे इसका डिटर्मिनेंट जीरो आने वाला है। देखिए दोनों कॉलम सेम है, दोनों रो सेम है, ओके।
मैंने इसका 3x3 का डिटर्मिनेंट निकाला, इसका मतलब रैंक ऑफ बी 3 से कम है। अब या तो रैंक 1 है या रैंक 2 है। अब मैंने 2x2 का पेयर बनाने शुरू किए, 6 - 6, 3 - 3, 6 - 6। और हो सकता है मेरे पास मैट्रिक्स बड़ा हो तो मैं 2x2 के पेयर ले रहा हूं, मुझसे कुछ मिस्टेक भी हो जाए कि मैं कोई एक पेयर भूल भी जाऊं। मतलब ये मेथड इतना बेकार है। 4 - 4, बट डेफिनेशन ऐसा कह रही है कि रैंक का मतलब ये होता है 2 - 2, 4 - 4, क्योंकि सभी 2x2 के माइनर 0 हो गए हैं। सेंस ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2 आर 0। तो 2 ऑर्डर के सभी माइनर 0 हैं, तो अब रैंक गया या तो 1 या 0, क्योंकि नॉन जीरो मैट्रिक्स है। देयरफॉर रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू 1, बिकॉज बी इज नॉन जीरो मैट्रिक्स। तो इसका रैंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका रैंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। होपफुली आप डेफिनेशन जो लिखी है, जो मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में 3 लाइन लिखी है, आप उसका मतलब समझ गए होंगे। वो सबसे बड़े ऑर्डर का माइनर जो 0 नहीं होता, दैट इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। मगर उससे बड़े जितने मर्जी क्रॉस के स्क्वायर सब मैट्रिक्स ले लो, वो उन सब का डिटर्मिनेंट 0 होने वाला है। चाहे 2 ऑर्डर में देखिए, चाहे 3 ऑर्डर में देखिए, हर माइनर जरूर 0 होगा। अभी मैं रैंक को 1 बोल पाया हूं। अब एक देखिए, एक मैट्रिक्स की एक नई फॉर्म, इक्लियन फॉर्म जिसे कहते हैं, लिखें इक्लियन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या कर रहे हो? आवाज वैनिश वर्ड का मतलब है डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, और किसी मैट्रिक्स को सिंगुलर कहते हैं अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। फिर आप उसके लिए ये कह सकते हैं वैनिश, और मीनिंग वही है ऑलमोस्ट, बट यहां पर वैनिश का मतलब है उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, और सिंगुलर मैट्रिक्स जिसे कहते हैं उसका मतलब भी वही होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। आवाज सही आ रही है क्या? ये बच्चे क्यों लिख रहे हैं आवाज ब्रेक? सर वॉइस कट रही है। यार मेरी क्लास में आते तुम्हारी वॉइस कटती है, फिर तुम कहते हो सर रोज नहीं आते। पहले नहीं थी ना। ये आवाज सही है? यस सर। ये देखो यस सर, ये जो यस सर बच्चे बोल रहे हैं वो पढ़ने में आए हैं, बाकी सब बच्चे ऐसे पढ़ाई पे ध्यान नहीं है तुम्हारा। इक्लियन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, मैं फिर बोल रहा हूं तो लिखें। आ गई बस, ठीक है बस, वेरी गुड। अ मैट्रिक्स A which is of order m by n, a matrix A which is of order m by n is said to be in Echelon form. A matrix A is said to be in Echelon form if स्टूडेंट किसी मैट्रिक्स की ऐसी फॉर्म को इक्लियन फॉर्म कहते हैं, या कोई मैट्रिक्स कब कहा जाता है कि ये अपनी इक्लियन फॉर्म में है? इफ द रो हैविंग ईच एंट्री इक्वल टू 0 लाइज बिलो every non-zero row, every non-zero row। स्टूडेंट्स, जिस रो की सभी एंट्री 0 होंगी, जिस रो की सभी एंट्री 0 होगी, वो
उन सभी रो के नीचे आएगा जिस रो में एक भी नॉन जीरो एंट्री हो। इसका मतलब जिन रो में सारी एंट्री जीरो है वो नीचे रखनी है, ठीक है ना। सेकंड, द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, the number of zeros before first non-zero entry increases in every next row, in every next row। बात ध्यान से सुने, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री से पहले, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री से पहले जो जीरोस की संख्या है वो हर अगली रो में बढ़ती जाए। इस टाइप की फॉर्म में जो मैट्रिक्स लिखा जाएगा, इस फॉर्म को हम कहते हैं इक्लियन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। कई मैथमेटिशियन कहते हैं कि जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री होगी हर रो की, उसे 1 भी बनाया जाए, बट कई इस बात को नहीं कहते हैं, तो इसीलिए मैंने भी उस बात को नहीं कहा। तो क्या कहें कि जिस रो में सभी एंट्री जीरो है, कुछ इस टाइप की फॉर्म, कुछ इस प्रकार की फॉर्म, आगे की एंट्री में कुछ मेंशन नहीं है, कुछ इस टाइप की फॉर्म, हर अगली रो में पहली नॉन जीरो एंट्री से पहले जीरोस की क्वांटिटी बढ़ती जाए। और जिस भी रो में सभी जीरो एंट्री हैं वो सभी के नीचे आए। इस टाइप की फॉर्म को हम मैट्रिक्स का क्या कहते हैं, इक्लियन फॉर्म कहते हैं। और किसी भी मैट्रिक्स को इक्लियन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है ना, टू रिड्यूस इट इनटू इक्लियन फॉर्म। यानी हम, और ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कैसे करते हैं, दो रो को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अगर यहां पर 1 बनाने की हमारे पास कंडीशन है तो इसको 1 बनाने के लिए किसी चीज से इस रो को डिवाइड भी किया जा सकता है। तो लिख दें एक बार, टू रिड्यूस गिवन मैट्रिक्स, टू रिड्यूस गिवन मैट्रिक्स इनटू इक्लियन फॉर्म, to reduce given matrix into Euclidean form, we use elementary row operations. We use elementary row operations, that is, एक ये ऑपरेशन है, हम किसी भी रो को दूसरी रो से इंटरचेंज कर सकते हैं। एक्चुअल में इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वैल्यू में तो चेंज आ ही जाएगा, बट ये एक मैट्रिक्स की नई फॉर्म है। ऐसा नहीं कह सकता कि ओरिजिनल मैट्रिक्स और इक्लियन फॉर्म में जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट बराबर है, मैं ऐसा नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि आप जब भी दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर माइनस का फर्क पड़ जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म में, एक नई फॉर्म में रिड्यूस किया गया है, बट इस फॉर्म में रिड्यूस करने का फायदा है मैं रैंक को आराम से देख सकता हूं। कैसे, वो रुक जाइए एक बार। दूसरा ऑपरेशन ये है, आर आई पे ऑपरेशन लगाया, आर आई प्लस के टाइम आर जे, आर आई प्लस के टाइम आर जे। किसी भी रो में क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, उस रो में किसी और रो में कुछ मल्टीप्लाई करके उसमें जोड़ दिया या घटा दिया जा सकता है। थर्ड वन, किसी भी रो में आप कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी रो में आप कोई नॉन जीरो क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इस टाइप के ऑपरेशन लगाने के बाद, क्योंकि ये ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, मान लो वो जीरो फर्स्ट रो में बन जाए तो आप इंटरचेंज करने के बाद उसे नीचे लेके आओगे, और इन एंट्रीज, इस ऑपरेशन का यूज करके आप इनको एंट्रीज को जीरो बनाते हैं, और इस एंट्री का यूज करके कई बार आप क्या करते हैं, डायगोनल को 1 बनाते हैं।
अगर वन बनाने की आप वन बनाना चाहो तो, बट कई मैथमेटिशियन इसको यूज नहीं करते हैं कि इसको वन बनाने की जरूरत है। और अब आप देख लीजिए, आपने ये जो तीनों ऑपरेशंस लगाए हैं स्टूडेंट्स, आपने ये जो तीनों ऑपरेशन लगाए हैं किसी मैट्रिक्स को, किसी गिवन मैट्रिक्स को इक्लियन फॉर्म में बदलने के लिए। अच्छा, रैंक क्या होता है? एक बार अगर हमें ध्यान है तो रैंक होता है वो सबसे बड़े ऑर्डर का माइनर जो जीरो ना हो। माइनर का मतलब डिटर्मिनेंट। और ये ऑपरेशन लगाने से आप क्या होता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर माइनस का फर्क पड़ता है। अगर सबसे बड़े ऑर्डर का माइनर मान लो 10 क्रॉस 10 था, तो यानी 10 क्रॉस 10 के स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अभी जीरो नहीं आ रहा था, मान लो वो आ रहा था 2। अगर आप ऐसी 2 रो चेंज उसमें कर दो तो अब उसका डिटर्मिनेंट में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, माइनस का फर्क पड़ेगा। इससे वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये ऑपरेशन आप डिटर्मिनेंट निकालते वक्त आप हमेशा लगा सकते हैं। इससे उसकी वैल्यू में k टाइम फर्क पड़ जाएगा। मान लो ये k होता 10 या 5 होता, तो अब उसकी डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 2 की जगह अब हो जाएगा 10। अगर आप किसी रो में 5 मल्टीप्लाई कर दो तो आप एक चीज समझ रहे हो, इन ऑपरेशन से मैट्रिक्स तो बिल्कुल बदल गया, मैट्रिक्स तो बिल्कुल बदल गया, मगर जिस सबसे बड़े ऑर्डर के माइनर का डिटर्मिनेंट पहले जीरो नहीं था, इन ऑपरेशन लगाने के बाद भी अब भी उस माइनर का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आने वाला है, क्योंकि इससे ज्यादा माइनस का फर्क पड़ेगा। इससे कोई फर्क पड़ता नहीं डिटर्मिनेंट को, इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे k का फर्क पड़ेगा। तो जो डिटर्मिनेंट पहले जीरो नहीं है, माइनस लगा लो तो क्यों जीरो होगा, किसी नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो तो क्यों जीरो होगा। तो इससे क्या पता लगा कि केवल और केवल किसी मैट्रिक्स, क्योंकि इस फॉर्म में हम डिटर्मिनेंट भी आराम से चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर टाइप का फॉर्म बन गई है। तो ऐसी फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद केवल और केवल आप देख लो कितनी नॉन जीरो रोज है। आफ्टर रिड्यूस गिवन मैट्रिक्स इनटू इक्लियन फॉर्म, रैंक देखने के लिए केवल और केवल मैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देख लूं इक्लियन फॉर्म में मैट्रिक्स की, वो मुझे मैट्रिक्स का रैंक दे देगा। क्योंकि जितनी रो नॉन जीरो होंगी उतने ऑर्डर के माइनर का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, और अगर एक भी रो आपने जीरो इन्वॉल्व कर ली तो उस माइनर का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। अब क्योंकि एक भी रो अगर जीरो हो जाए तो वहां पर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो जितनी नॉन जीरो रोज होंगी, जब उसका आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, नॉन जीरो रहेगा। वो हमेशा क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि इनसे जो फर्क पड़ा है उसमें फर्क में कुछ भी नहीं पड़ा, जो पहले जीरो नहीं था वो अभी भी जीरो नहीं होगा। यानी मैं क्या कहना चाहता हूं, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, कोई कॉलम चेक करना चाहे तो कॉलम भी चेक कर सकता है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, चलो लिख लेता हूं, और कॉलम्स इन इक्लियन फॉर्म, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो चाहे ए का निकालो चाहे ए ट्रांसपोज का निकालो, एक ही बात है। इन इक्लियन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, the number of non-zero rows in echelon form of a matrix is called rank of a matrix. The number of non-zero rows in echelon form of a matrix, किसी मैट्रिक्स की इक्लियन फॉर्म में जितनी नंबर रोज जो है वो नॉन जीरो होंगी आफ्टर रिड्यूस इनटू इक्लियन फॉर्म, उसे हम मैट्रिक्स का क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, उसे हम मैट्रिक्स का रैंक कहेंगे। अच्छा, जरा मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे करवाऊं। सो एक बार क्वेश्चन देख लें। फाइंड रैंक, एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। ए दिया है,
1429, 2513, 3784। अब आप साफ देख रहे हो इसका मैक्सिमम रैंक 3 होगा। 3 नहीं हुआ इन केस तो 2 तो पक्का है। 5 - 8, 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, एक ऐसा माइनर मिल गया तो रैंक अगर 3 हो गया तब तो अच्छी बात है, वरना रैंक डेफिनेटली 2 तो है। वन माइनस वन, 2 - 3, 2 - 4102। वन टू थ्री जीरो। थ्री 2 1 3। सो स्टूडेंट्स, अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते, सपोज वैसे 4 क्रॉस 4 में ही हमारे लिए भारी काम हो जाएगा, डिटर्मिनेंट निकालते तो 3 रो है 3 कॉलम उठाते, कभी ये 3 कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड, कभी फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ, तो 4 में से 3 कॉलम कितने तरीके से पिक किए जाते हैं, 4C3, दैट इज 4। तो आपको 4 बार 3 क्रॉस 3 में डील करना पड़ता अगर इसका रैंक 3 नहीं होता। हो सकता है कि रैंक एक ही बार में डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाता, तब तो आप रैंक 3 बोल देते। तो इसलिए यह तरीका काफी अच्छा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस पे ऑपरेशन लगाते हैं, इक्लॉन फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, और ये क्या बन गया, 1 4। स्टूडेंट ये निशान है इक्विवेलेंट का। दो मैट्रिसेस को हम इक्विवेलेंट कब बोलते हैं, अगर एक मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड की जाए बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद अगर एक मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स प्राप्त की जाती है तो ऐसे ऑपरेशंस को हम क्या कहते हैं, ऑपरेशन को तो एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं, और ऐसी दो मैट्रिसेस को क्या बोलते हैं आपस में, इक्विवेलेंट। तो देखो -2 मल्टीप्लाई करके ऐड किया, -2 मल्टीप्लाई करके ऐड किया, और -2 मल्टीप्लाई करके ऐड किया, -3 मल्टीप्लाई किया, -3 मल्टीप्लाई किया। बेशक आप कर लो, बट मुझे पता लग गया है अब इसका यूज करके भी आप इसको 0 नहीं बना पाओगे, क्योंकि -3 में जो मल्टीप्लाई करके -5 को 0 बनाओगे, -3 में वही मल्टीप्लाई करके 2 0 नहीं बनने वाला है, तो इसका रैंक डेफिनेटली 3 आने वाला है। तो अगर आप अपनी जिंदगी थोड़ी मुश्किल करना चाहते हैं तो जरूर ऐसा करो। R3 पे ऑपरेशन लगाया, R3 -5/3 टाइम R2, बट ये अपना अब काम नहीं है कि अब ये एक वैल्यू क्या आएगी। इसको -5/3 से मल्टीप्लाई करो, 5 और 2 7। इसको -5/3 से मल्टीप्लाई किया, -5/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, 25 में और -23 ऐड करें, -25 में ऐड किया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया, तो ये आंसर क्या आ गया, 2। सो ये देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर 3, 3 नॉन जीरो रोज है। और वैसे देखना चाहते हो
सर क्योंकि ये जो 3x3 का स्क्वायर सब मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, और आपने जो ऑपरेशन लगाए हैं वो ये लगाए हैं, यानी इसमें भी 3x3 का जो ये होगा उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होने वाला है। यानी इसमें भी 3x3 का सब मैट्रिक्स मिलने वाला है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होने वाला है। जबकि यहां तो मैंने दो रो को भी इंटरचेंज नहीं किया और जो ऑपरेशन लगाए हैं उनसे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चेक कर सकते हो, इसका डिटर्मिनेंट -21 ही आएगा। चेक कर लेना चाहे तो, इच्छा हो तो। अब कीजिए सेकंड वन। रैंक मैक्सिमम 4 है, इसका रैंक कितना आ गया 3। सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ए का रैंक 3 हो चुका है। चेक करो। सो क्या करें, -4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। R2 पे ऑपरेशन, -4 से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, -4 से मल्टीप्लाई करके ऐड, -4 से मल्टीप्लाई करके ऐड, -4 से मल्टीप्लाई करके ऐड। साथ साथ मैंने एक और काम कर दिया, R3 पे ऑपरेशन लगाया, R3 - 3 टाइम R4। तो क्या है, -3 से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, -3 से मल्टीप्लाई किया, ऐड, -3 से मल्टीप्लाई किया, ऐड, -3 से मल्टीप्लाई किया, ऐड। अब मैंने इसको -5 से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, सो -5 से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, -5 से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया। मैं रो को वापस आपस में इंटरचेंज करता जा रहा हूं, स्टेप नहीं लिख रहा हूं हैं? 4 आएगी, -5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूं, -5 से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, -5 से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया। और मैंने बीच में रोज को भी इंटरचेंज करना शुरू कर दिया क्योंकि मैं एक स्टेप बचाना चाह रहा था, अदरवाइज कुछ रोज को इंटरचेंज किया, ऑपरेशन लगाया और इसका रैंक भी कितना आ गया, 4 आ गया। बट अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका जो डिटर्मिनेंट है उसका भी वही डिटर्मिनेंट है, क्योंकि मैंने कुछ बार रोज को आपस में इंटरचेंज किया है। हो सकता है उतना ही हो, वरना माइनस का फर्क आ जाएगा, क्योंकि मैंने वो ऑपरेशन नहीं लगाया, RI पे ऑपरेशन लगाया, K टाइम RI, तो इसलिए वैल्यू तो 4 या -4 टाइप की ही आएगी, सॉरी 16 या -16 टाइप की ही आएगी। नाउ चेक थर्ड वन। थर्ड वन आप कर लें, खुद करें एक बार। एक बच्चा पूछ रहा था तो मैंने आपको अभी तो बताया, ये देखिए आपने इक्लियन फॉर्म निकाली। ये एक बच्चा कह रहा है सर जो माइनर है वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। बिल्कुल, अब इसमें जो नॉन जीरो रोज हैं उतना ही मैट्रिक्स का रैंक होगा, मतलब उतने क्रॉस कितने का एक ऐसा माइनर मिलेगा जो वैनिश नहीं हो रहा है, जो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। अब ये इतने बाय इतने का एक ऐसा माइनर मिल गया है जो वैनिश नहीं हो रहा है, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4। सबसे बड़े ऑर्डर का माइनर जो वैनिश नहीं हो रहा है, तो जितनी इसमें नॉन जीरो रोज बच जाएगी उतने बाय उतने का एक ऐसा स्क्वायर सब मैट्रिक्स जरूर मिलेगा जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, जैसे यहां 3/3 का मिला। अब इसमें चाहे तो वैसे जो लाइन पे चलते हुए स्टेप है वो तो यही है कि इसका यूज करके इसको 0 बनाओ, इसका यूज करके इसको, इसका यूज करके इसको। बट ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है कि डायरेक्ट दिख रहा है, इन तीनों को ऐड करके अगर इसमें से माइनस कर दूं तो सीधा चौथा तो गया, चौथा तो सीधा ही चला गया। R4 पे ऑपरेशन, R4 माइनस बाकी तीनों का टोटल। स्पेशल टाइप का था, दिख गया था मुझे, नहीं तो आप वैसे करोगे तो वैसे भी हो जाएगा बट थोड़ा लेंदी हो जाएगा।
अब आपने क्या किया, -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो। अगले स्टेप में -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड, -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड, -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड और -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड। -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, -3 से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया, -3 से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया। और आप देख लीजिए, अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं तो ये इक्लोन फॉर्म में बनने को तैयार है। 1 2 3 0 0 -4 -8 3 0 0 -3 2। सो नॉन जीरो रोज 3 आ गई, तो 3 क्रॉस 3 का एक ऐसा स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिल जाएगा, या 3 यानी 3 नॉन जीरो रोज आ गई, यानी उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक ऐसा 3 ऑर्डर का माइनर मिल जाएगा जो वैनिश नहीं हो रहा। तो इसमें भी 3 ऑर्डर का एक ऐसा माइनर मिल जाएगा जो वैनिश नहीं हो रहा, क्योंकि आपने जो ऑपरेशन लगाए हैं अति से अति क्या किया है, 2 रो को इंटरचेंज करोगे, किसी रो में किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, मगर उससे भी डिटर्मिनेंट जो नॉन जीरो है वो जीरो नहीं बनता है। जो नॉन जीरो पहले है वो अभी भी नॉन जीरो रहेगा। ठीक है, अगर हां तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं। समझ आ गई होगी आपको डेफिनेशन रैंक की। रैंक पेपर एग्जाम में आ जाता है, तो रैंक अगर समझ आ गया है, बच्चे ने कहा है डन, डन का मतलब सर आगे बढ़िए। तो अब एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर अगर मैं रो को आपस में इंटरचेंज करता हूं तो रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे बच्चे, अगर आप 2 रो को इंटरचेंज करते हो तो डिटर्मिनेंट में माइनस का फर्क पड़ता है, बट डिटर्मिनेंट में माइनस का फर्क पड़ने से रैंक को क्यों फर्क पड़ेगा। देखो रैंक क्या होता है, अगर मैं रैंक 4 कह रहा हूं या 3 कह रहा हूं, तो यानी 3 क्रॉस 3 का एक ऐसा माइनर था जो 0 नहीं आया था। मान लो वो माइनर 2 आया था, एक कोई 3/3 का एक ऐसा स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगा जिसका डिटर्मिनेंट 2 आएगा। आपने 2 रो चेंज कर दी तो क्या हो गया, वैल्यू में माइनस का फर्क पड़ गया, तो -2 हो गया। आपने किसी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो क्या हो गया, वैल्यू पे 5 का फर्क पड़ गया। बट जो पहले 0 नहीं है अभी भी वही तो 0 नहीं है। मैंने क्या आपको कभी ऐसा बोला है कि रैंक निकालना है तो सबसे बड़े ऑर्डर का माइनर जो है वो आना चाहिए 18 या 50? मैंने तो कहा उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। अब 0 नहीं होना चाहिए, चाहे वो 2 था, चाहे -2 था, चाहे 5 था, उससे क्या फर्क पड़ रहा है भाई। डिटर्मिनेंट, जिस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट पहले 0 नहीं था अब भी 0 नहीं है, क्योंकि जो आपने ऑपरेशन लगाए हैं उससे नॉन जीरो चीज नॉन जीरो ही रहती है। माइनस का फर्क पड़ता है या किसी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई हो जाता है, बस हमें यही तो ढूंढना है, सबसे बड़े ऑर्डर का माइनर जो नॉन जीरो हो। रो चेंज करने से क्या डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा जो नॉन जीरो होगा? नहीं, माइनस का अंतर पड़ेगा। क्या कहीं बाहर से नंबर मल्टीप्लाई करूंगा कि तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा? नहीं, उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट डिटर्मिनेंट जो पहले नॉन जीरो है अभी भी तो वो नॉन जीरो ही रहेगा। तो रैंक पे इसलिए फर्क नहीं पड़ता है। मैट्रिक्स बिल्कुल चेंज हो चुका है, मैट्रिक्स अब पता ही नहीं क्या हो चुका है मैट्रिक्स का। इस मैट्रिक्स से जो प्राप्त करना चाहते हो ना, वो इस मैट्रिक्स से मत प्राप्त करना। दोनों की कहानी बिल्कुल अलग है, मगर ये आपको रैंक दे देगा, सिर्फ और सिर्फ रैंक देगा। वैसे तो जो नलिटी वर्ड है ये मैं बहुत आगे यूज करूंगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, बट चलते हुए मैं सिर्फ आपको, क्योंकि मेरे को एक आर्टिकल प्रूव करना है जिसमें मैं थोड़ा सा नलिटी का यूज करना चाहता हूं, क्योंकि नलिटी और रैंक ना बहुत एसोसिएटेड है। सिर्फ एक लाइन लिखा के छोड़ देना चाहता हूं, बट ये उस समय जरूर पता लग जाएगा जब हम सिल्वेस्टर थ्योरम पढ़ेंगे। तो देखिए, इफ ए, अभी नोट की तरह लिख लें, नोट, इफ ए इज m/n, then nullity of A, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, वो क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस रैंक ऑफ ए। स्क्वायर मैट्रिक्स में ज्यादा आसान हो जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में हम क्या कह देते हैं, क्योंकि मैं क्यों यूज करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं आइगन वैल्यू में भयंकर यूज कर लूंगा इसको, इसलिए मैं नलिटी थोड़ा सा लिख देना चाहता था।
नलिटी वैसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स में कैसे देखते हैं, जैसे मान लो 10 क्रॉस 10 का कोई मैट्रिक्स है, अगर उसमें इक्लॉन फॉर्म करने के बाद 6 रो नॉन जीरो आ गई तो आपने क्या बोला, रैंक कितनी आ गई सर, रैंक आ गई 6, और जो 4 जो जीरो हुई थी उसे हम कह देंगे उसकी नलिटी। वैसे नलिटी होता क्या है, कभी हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपने थोड़ा बहुत एमएससी में पढ़ा हो तो वो नल स्पेस की डायमेंशन होती है, नल स्पेस की जो डायमेंशन होती है। मैं इस पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि लास्ट क्लास में भी जब डिटर्मिनेंट करने लगे थे तो मैंने वो क्वेश्चन छुड़ा दिया था, जो मैंने कहा था कि मैं अभी 3n = 3 कर देता हूं, मगर ये शायद मैं आइगन वैल्यू करूंगा तो मैं कर दूंगा, और जैसे ही आइगन वैल्यू करूंगा तो आप देखना वो 2 लाइन का क्वेश्चन है जो इतना बड़ा डिटर्मिनेंट था। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, और नल स्पेस क्या होता है, नल स्पेस का मतलब किसी मैट्रिक्स में, अगर ये ए मैट्रिक्स है, क्या ऑपरेट किया जाए कि 0 आ जाए। ऐसे वेक्टर इसके नल स्पेस में आ जाते हैं, ऐसे वेक्टर इसके नल स्पेस में आ जाते हैं। वो सभी वेक्टर जिसे ए में ऑपरेट करने पर 0 आउटपुट आ जाए वो इसके नल स्पेस के एलिमेंट होते हैं। मेरा मतलब क्या हुआ, होमोजीनियस सिस्टम, अरे कोई इक्वेशन दी होती है ना आपको, अगर राइट साइड में 0 0 लिखा जाता है तो उसे होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। होमोजीनियस सिस्टम के जो सॉल्यूशन होते हैं वो नल स्पेस में आ जाते हैं, ठीक है ना। वैसे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन करेंगे, इसलिए मैं जस्ट ये वर्ड बता रहा हूं, सिर्फ ये वर्ड बताया है, आप बाकी छोड़ो अभी इसको, अभी हम इसको नहीं कर रहे हैं। अब एक रिजल्ट पढ़ें, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस पे एक बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, इफ ए इज एनी m/n मैट्रिक्स देन, अगर ए कोई भी m/n का मैट्रिक्स है, कोई भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, देन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए स्टार इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए स्टार और ए थीटा इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए थीटा ए। सो अगर ए m×n का कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो ये बात ट्रू है, यानी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का मतलब उसकी सारी एंट्री रियल भी हो सकती है और कोई एंट्री कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, उसके लिए ये स्टेटमेंट हमेशा वैलिड है। ओके, अब आप देखिए, वैसे तो अगर मैं नलिटी का यूज ना करूं तो इसको प्रूफ करना काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं थोड़ा सा इसका रफ प्रूफ बताना चाहता हूं। रफ प्रूफ मतलब थोड़ा सा इसको यूज कर लेना चाहता हूं। तो देखिए, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए थीटा इज इक्वल टू दिस वन, जो भी है। अब आप देखिए, सपोज कीजिए x जो है वो a के नल स्पेस में है, क्योंकि अगर नल स्पेस में जितने वेक्टर हैं वो पता लग जाए तो आपको नलिटी पता लग जाएगी। नलिटी और रैंक में रिलेशन होता है, मैं वहां से रैंक पे पहुंचना चाह रहा हूं, ये प्रूफ वहां से उठाया गया है। अगर x a के नल स्पेस में, बस थोड़ा सा इतना मान के चल पड़े, बस मैं आपको बाकी तकरीबन कोशिश करूंगा कुछ ना मनाऊं, बस इतना मान के चल पड़ो। सपोज कीजिए x a के नल स्पेस में, अरे ये उस समय तो हो भी जाएगा सिल्वेस्टर थ्योरम से, सिल्वेस्टर थ्योरम से हो जाता है, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन, सिल्वेस्टर थ्योरम कहती है ये। अगर x a के नल स्पेस में है, यानी a में x ऑपरेट करने पर आपको 0 आएगा, क्योंकि नल स्पेस में वही वेक्टर आते हैं जो a में ऑपरेट करने पर 0 दे दें, यानी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन। मैंने दोनों साइड a⁻θ ऑपरेट किया, और आप समझ रहे हैं क्या स्टूडेंट, इस मैट्रिक्स में भी यही x ऑपरेट करने पर 0 आ रहा है, यानी ये जो x है ये a⁻θ a के नल स्पेस में भी आ गया।
किसी मैट्रिक्स में जो ऑपरेट करने पे 0 आता है वो वेक्टर उसके नल स्पेस में आ जाता है, और नल स्पेस में जितने वेक्टर आएंगे उसकी जो डायमेंशन होती है वही नलिटी होती है। बट अभी मैं ये चीजों पे नहीं आ रहा, बस इतना सा मान लो, मैं उसके बाद कभी नल स्पेस की बात भी नहीं करूंगा LT तक। अब आप देखिए इसका मतलब क्या हो गया, आपने पढ़ा है इफ अगर मैं प्रूव करना चाहता हूं A बराबर B, तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं A B का भी सबसेट है और B A का भी सबसेट है, देन वी हैव डन, तो अपना काम हो गया, A बराबर B। अब आप देखिए देयरफॉर null space of A is obviously a subset of null space of again let X belongs to, सपोज करो X इसके नल स्पेस में है, अगर X से कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं Y ले लो, सोच रहे हो कहीं यही X लिख दिया सर ने, Y अगर इसके नल स्पेस में है तो इस मैट्रिक्स में Y ऑपरेट करने पे 0 आएगा। आप एक चीज समझ रहे हो, मैंने दोनों साइड Y रेज़ टू पावर थीटा ऑपरेट कर दिया, दिस इज सेम एज ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है। अब आप देखिए A अगर m/n है और A के साथ Y ऑपरेट हो रहा है और Y n टपल का वेक्टर है, अरे Y ऐसा है ना, ऐसा, तो AY क्या होगा, एक m टपल का वेक्टर। AY करने के बाद सपोज कीजिए आपका आंसर आ गया Y1 Y2 YM। AY थीटा क्या हुआ, इसका ट्रांसपोज करके बार, Y1 बार Y2 बार YM बार, और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें, ये क्या है 1 क्रॉस m m क्रॉस 1, तो 1 क्रॉस 1 का बनना है Y1 इंटू Y1 स्क्वेयर मॉड Y1 स्क्वेयर प्लस मॉड Y2 स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन मॉड YM स्क्वेयर, और ये है 0, और अगर नॉन नेगेटिव क्वांटिटी का सम 0 हो तो सभी के सभी को खुद को 0 होना पड़ेगा, मतलब Y1 Y2 YM 0 होना पड़ेगा, यानी ये 0 होना पड़ेगा, और ये पूरा 0 मतलब AY 0, यही तो AY लिया है मैंने, यानी AY 0, तो इससे कंक्लूजन निकला AY 0, यानी A में Y ऑपरेट करके 0 आ रहा है और A में Y ऑपरेट करके 0 आ रहा है, इसका मतलब Y किस में आ गया, A के नल स्पेस में आ गया। देयरफॉर नल स्पेस ऑफ A रेज़ टू पावर थीटा A इज सबसेट ऑफ, तो आपने देखा A B का सबसेट हो गया और B A का सबसेट हो गया, और इससे कंक्लूजन क्या निकला, देयरफॉर नल स्पेस ऑफ A बराबर नल स्पेस ऑफ A थीटा A। अगर आप इजाजत दो तो मैं ये राइट साइड वाला मिटा दूं, अगर बच्चों आपकी परमिशन हो। सर ये नलिटी में नंबर ऑफ कॉलम्स ही क्यों लिया, ये नंबर ऑफ रोज क्यों नहीं लेते, वो तो थ्योरम है, थ्योरम प्रूव करोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा क्यों नहीं लेते। डायमेंशन ऑफ डोमेन आता है, मैंने कहा है इसके लिए, मैंने अभी आपको बोला था एक चीज के लिए मुझे अगर माफ कर दो तो मैं बाकी सब तो ठीक है, क्योंकि ये जो है या तो ये कंसेप्ट फिर LT तक रुकना पड़ेगा आपको, ये सिल्वेस्टर थ्योरम है मैंने कहा है, वो थ्योरम करोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा वो नंबर ऑफ कॉलम ही आ रही है, ये नंबर ऑफ कॉलम भी नहीं है, ये डायमेंशन ऑफ डोमेन है, डायमेंशन ऑफ डोमेन है, वो जब आप डायमेंशन ऑफ डोमेन के कोरस्पॉन्डिंग उसे सॉल्व करेंगे तो खुद ये सॉल्व करके ऐसा ही आएगा। मैं आपको सिल्वेस्टर थ्योरम का बकायदा प्रूफ भी बताऊंगा, ठीक है। अच्छा हाँ ओके, तो मैं अब इसको रब कर रहा हूं साइड में। अब आप देखिए तो ये दोनों बराबर हो गए। अब आप देखिए अगर दो सेट आपस में बराबर हैं, दो सेट आपस में बराबर हैं तो मतलब इसकी डायमेंशन बराबर हो गई। अरे दो सेट में एलिमेंट ही बराबर है तो उसमें
उसकी डायमेंशन बराबर होगी, मतलब यानी नलिटी बराबर हो गई। तो नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नलिटी ऑफ, सो ए की नलिटी का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक ऑफ ए थीटा। ए का ऑर्डर बताइए, ए थीटा का ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस m, और ए का ऑर्डर m क्रॉस n। तो ए थीटा ए का ऑर्डर n बाई n, तो इसमें भी कॉलम कितने हो गए, n हो गए, n माइनस रैंक ऑफ दिस। तो इन दोनों को कैंसिल किया, सो रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए थीटा ए। तो केवल इनका रैंक बराबर नहीं है, नलिटी भी बराबर है। एक बार नोट कर लें जल्दी। सो अगर x बिलोंग्स टू a रेज टू पावर थीटा है, मतलब a रेज टू पावर थीटा ऑफ x क्या हो गया, 0 हो गया। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, दोनों साइड a ऑपरेट कर दिया, और आप देख रहे हो a ऑफ a रेज टू पावर थीटा x क्या आ गया, 0 आ गया। तो x को यानी a इंटू a रेज टू पावर थीटा में x ऑपरेट करने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब x क्या आ गया, ए थीटा के नल स्पेस में आ गया। तो आप ए थीटा के नल स्पेस में x को लेके चले, आखिरी में दिखा दिया इसमें भी है, दैट मीन्स दिस वन इज सबसेट ऑफ दिस वन। देख लीजिए, ये इसके बराबर, अच्छा सॉरी ये तो अभी होगा। y को अब अभी आपने दिखा दिया ये इसका सबसेट है, अब दिखाना है ये इसका सबसेट है। तो इस सेट के अंदर से एक एलिमेंट लेके चले, y अगर इसके नल स्पेस में है, y नल स्पेस में है, मतलब y ऑपरेट करने पर आपको 0 मिल रहा है, y ऑपरेट करने पर आपको 0 मिल रहा है। अब दोनों साइड क्या किया आपने, y रेज टू पावर थीटा ऑपरेट कर दिया, y रेज टू पावर थीटा ऑपरेट किया। तो देखिए क्या ये नहीं बन रहा, a रेज टू पावर थीटा y का थीटा क्या बनेगा, y रेज टू पावर थीटा a थीटा का थीटा मतलब बार बार ट्रांसपोज। तो ये देखिए ये ऐसा आ जाएगा और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, a थीटा इज सबसेट ऑफ दिस वन। सो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अगर a b का सबसेट है और b a का सबसेट है तो ये दोनों सेट बराबर, तो इनकी डायमेंशन बराबर हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, ए थीटा का ऑर्डर m, और यहां भी क्या हो जाएगा m। सो रैंक ऑफ ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा। एक बार ये नोट कर लें, फिर मैं बात करता हूं। सो अगर नोट हो जाए तो मुझे बता देना, ताकि मैं जो बोलना चाह रहा हूं अब वो सुन लीजिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे बेस्ड किसी मैट्रिक्स में कितनी रोज li हैं और कितनी डिपेंडेंट हैं, वो हम रैंक से जान सकते हैं आराम से। और कई चीजों का यूज, जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में इसका यूज हो जाता है, और मेन पर्पस जो लीनियर अलजेब्रा पढ़ने का है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूज करना है, सॉल्व करना है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब आप बात सुने, मेरे पास आ चुका है कंक्लूजन दोनों इक्वेशन से, हेयर रैंक ऑफ ए is equal to rank of a raised to power theta a, and rank of a theta is equal to rank of a theta। और आपको पता है इन दोनों का रैंक हमेशा बराबर रहेगा, इन दोनों मैट्रिक्स का रैंक हमेशा बराबर रहेगा। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने से उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो जाता है। किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके या कॉन्जुगेट करने से उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है, उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। तो जो ए का रैंक होगा
अरे ए और ए ट्रांसपोज का तो डिटर्मिनेंट ही एग्जैक्टली सेम होता है, तो ए और ए थीटा का रैंक हमेशा क्या होता है, सेम होता है। बाकी कभी आप आगे आइगन वैल्यूज वगैरह पढ़ेंगे तो एक मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है दूसरे मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू केवल और केवल उसका कॉन्जुगेट होती है। तो अगर इसका जो रैंक होगा वही इसका भी आपको क्या मिलने वाला है, रैंक मिलने वाला है। तो खैर यहां से अगर इन दोनों को मिला दूं, वी नो, हम जानते हैं ए का रैंक और ए रेज टू पावर थीटा का रैंक बराबर होता है। तो अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड को मिला दें, सो ए का रैंक और ए थीटा का रैंक बराबर है, और ए का रैंक इसके बराबर है और ए थीटा का रैंक इसके बराबर है, तो चारों बराबर हो गए। मगर नलिटी में चारों बराबर नहीं है स्टूडेंट्स। आप ये नहीं कह सकते कि ए की नलिटी और ए रेज टू पावर थीटा की नलिटी बराबर है। आप ये नहीं कह सकते कि ए की नलिटी, ये देखिए, अगर मैं सोच रहा हूं कि ए की नलिटी और ए की थीटा की नलिटी बराबर है, चेक कर रहा हूं, अगर ये बराबर है तो नलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक ऑफ ए, नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक ऑफ, और इन दोनों का रैंक आपस में बराबर होता है। तो इसका मतलब आप कहना चाहते हो n बराबर m है। क्या n और m बराबर होना जरूरी है? नहीं। तो रैंक अगर बराबर है, मतलब अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो मैं लिखूं क्योंकि इन दोनों का रैंक बराबर है, दोनों में आगे माइनस माइनस लिख दिया, और एक में n माइनस करूं और एक में m करूं प्लस, दोनों में तो क्या होगा, तब ये दोनों जाके बराबर होंगे। बट n और m का बराबर होना कोई आवश्यक नहीं है। अगर ये दोनों बराबर होते होंगे तो केवल और केवल तब होंगे जब n और m बराबर होते हैं, जबकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना कोई आवश्यक नहीं है। सो नलिटी के केस में तो इसकी नलिटी इसके बराबर है, और नलिटी ऑफ ए जो मैंने लिखा था, नलिटी ऑफ ए बराबर नलिटी ऑफ ए रेज टू पावर थीटा ए के बराबर है। नलिटी पेयर पेयर में बराबर है, जबकि रैंक में ये चारों बराबर है। ध्यान रख लेना, कहीं ऐसा मत करना कि सर रैंक बराबर हो गए तो चारों की नलिटी भी बराबर कर लेना। नलिटी इनकी बराबर है, इन दोनों की आपस में बराबर है नलिटी, और इन दोनों की आपस में बराबर है, क्योंकि इसका जो प्रूफ किया था वो हमने नलिटी से स्टार्ट किया था, और आपने देखा था वो दोनों बराबर थे और ये दोनों बराबर हैं। ठीक है ना? तो पेयर पेयर में दोनों बराबर हैं, और क्योंकि बीच में इनको जोड़ रहा था ये, उसके कारण ये चारों बराबर हो गए थे। बट नलिटी में ऐसा नहीं रहा हमारे साथ। ठीक है ना? तो नलिटी में आप चारों को बराबर मत कर दीजिएगा, रैंक में ये चारों बराबर हैं। और अब आप देख लीजिए, अगर ए कोई रियल मैट्रिक्स भी बोल दे, रियल मैट्रिक्स बोल दे, तो कॉन्जुगेट करने का मीनिंग खत्म हो जाएगा, तो ये ट्रांसपोज के लिए सही हो जाएगा। बट अगर रियल वर्ड ना बोले तो ट्रांसपोज के लिए होना कोई आवश्यक नहीं है। यानी इसी की क्रॉलरी, इफ ए इज रियल मैट्रिक्स कॉमा देन, अगर ए कोई स्टूडेंट रियल मैट्रिक्स है तब ए का रैंक, ए ट्रांसपोज का रैंक, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए, ऑल ऑफ देम आर सेम। ये सारे के सारे सेम होंगे, यानी बराबर होंगे। मगर इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड अंडरलाइन कर लेना, रियल। रियल वर्ड नहीं हुआ तो ये कोई आवश्यक नहीं है। रियल वर्ड ना हुआ तो कोई आवश्यक नहीं है। कॉम्प्लेक्स के साथ इस इनइक्वालिटी को लिए ये इक्वालिटी होल्ड हो, ऐसा कोई हमारे पास रिजल्ट नहीं है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास अभी तक मैंने केवल कितना पढ़ा है आज की डेट में,
रैंक की डेफिनेशन क्या होती है। इक्लोन फॉर्म से निकालें तो रैंक कैसे निकालते हैं, और इक्लोन फॉर्म से रैंक निकालने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और साथ में रैंक ए और ए ट्रांसपोज ये आपस में कैसे एसोसिएटेड है, ठीक है ना। तो अब एक और डेफिनेशन लिखें रैंक में आगे बढ़ने से पहले। बहुत आसान टॉपिक है स्टूडेंट रैंक। अगर आप रैंक समझ गए, ये थ्रू आउट यूज होता रहेगा। रैंक और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके थ्रू आउट सिलेबस में यूज होता रहेगा, तो बिल्कुल ध्यान से। एलिमेंट्री मैट्रिक्स, स्टूडेंट ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स किसे कहते हैं? देखिए एलिमेंट्री मैट्रिक्स किसे कहा जाता है? एक ऐसी मैट्रिक्स को एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहा जाता है जो आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स में, जो आइडेंटिटी मतलब यूनिट मैट्रिक्स में कोई सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने पर प्राप्त हो। यानी जो आपको यूनिट मैट्रिक्स दिया है उसमें कोई भी एक ऑपरेशन लगा दो, आर आई और R1 और R2 को इंटरचेंज कर दो, CI और CJ को इंटरचेंज कर दो, किसी एक रो में कुछ मल्टीप्लाई कर दो, किसी एक रो में कुछ मल्टीप्लाई करके दूसरे में जोड़ दो। कोई भी एक सिंगल ऑपरेशन लगाने पर, कोई भी एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने पर जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा यूनिट मैट्रिक्स में, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो लिखें अ मैट्रिक्स obtained by applying single elementary operation a matrix obtained by applying single elementary operation on a unit matrix is called an elementary matrix. A matrix obtained by applying single elementary operation on unit matrix. For example, अगर I मेरे पास ये दिया है, I3 लिख रहा हूं मैं, R1 और R2 को आपस में बदल दिया और उसका नाम दे दिया A। R1 पे ऑपरेशन लगाया या R2 पे ऑपरेशन लगाया, R2 + 3 टाइम R1, R2 पे ऑपरेशन है, 3 मल्टीप्लाई करके ऐड करने को कहा जा रहा है। इसका नाम दे दिया B। R1 पे ऑपरेशन लगाया 5 टाइम R1, सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन। आप कॉलम भी लगा सकते हैं, कोई भी एक ऑपरेशन लगाएं, D लगाया, वन 0 0, अच्छा R3 नहीं C वाला, C लगा देते हैं। C1 तो एज इट इज, C2 एज इट इज, C3 में क्या करो, C1 में -3 मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। ऑल आर एलिमेंट्री ऑपरेशन, ऑल आर एलिमेंट्री मैट्रिसेस।
ए बी सी डी आर एलिमेंट्री मैट्रिसेस। अच्छा, एक रिजल्ट लिखें। ये रिजल्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस रिजल्ट को मैं काफी बार यूज कर लूंगा। एवरी एलिमेंट्री रिजल्ट, एवरी एलिमेंट्री रो या कह लो कॉलम ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, every elementary row transformation of a matrix is obtained by pre-multiplying, pre or post multiplying with corresponding elementary matrix। तो क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, यहां क्या कहा जा रहा है? यहां कहा जा रहा है कि किसी मैट्रिक्स में अगर आप कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हो, किसी मैट्रिक्स में आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हो, तो वही बात है कि आप उसी कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेशन को यूनिट मैट्रिक्स में लगाइए, यानी एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनाइए और उससे मैट्रिक्स को प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। अकॉर्डिंगली आपको क्या मिल जाएगा? वही एलिमेंट्री ऑपरेशन मिल जाएगा। यानी क्या कहना चाह रहे हैं सुन लो। अच्छा, आपको एक चीज पता है, अगर मैं कोई दो मैट्रिक्स लेता हूं ए और बी, एक सेकेंड, ए और बी ले लिया, चलो ऐसा नहीं, सुनो एक बार बात। सपोज कीजिए ए ये रहा, ऐसा ए ले लिया मैंने, ये बी ऐसा, ये मैंने फर्स्ट रो, सेकंड रो, mth रो, n कॉलम, n कॉलम है। अगर दो कॉलम हो ये m रो है, ये एंट्री n है। अब यहां पर ये n है तो इधर n होना पड़ेगा, रो इसमें n होना पड़ेगा। कोई भी ले लो, चलो m ही ले लेता हूं। ऐसा ही होगा क्या, देखना एक बार।
ऐसा होगा क्या कि नहीं? ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, mth रो, या p कॉलम, p कॉलम, अगर ये p कॉलम है तो ये n है, तो यहां भी n होगा। ऐसा ये मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब ऐसा होगा। कॉलम उसमें जितने मर्जी हो सकते, मैंने p ले लिए। अरे कोई बी मैट्रिक्स बनाया, जितने मर्जी कॉलम ले सकता हूं, मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब ये सेम होंगे। अब मैं ए बी बनाने लग रहा हूं, देखो थोड़ा सा, वैसे तो मैं एग्जांपल समझाऊं तो बहुत आसान से दिख जाए। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पहली एंट्री क्या आएगी, पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, पहले रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, पहले रो को pth कॉलम से मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो को पहले कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को pth कॉलम से। अरे ये मल्टीप्लाई है बस। ऐसा आ जाएगा मल्टीप्लाई। अगर मैं अब इसमें कोई एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाऊं, कोई सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन, एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए, सिग्मा का मतलब था एलिमेंट्री ऑपरेशन। इफ सिग्मा डिनोट्स एलिमेंट्री ऑपरेशन, मैं बहुत सिंपल ले रहा हूं, R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहा हूं। अगर R1 और R2 आप कैसा भी ले लो जो आपकी इच्छा है, मैंने क्योंकि एग्जांपल नहीं लिए और जनरल केस कर रहा हूं तो मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा सिंपल। ऐसा, क्या ये वही बात नहीं है? अगर मैं पहले ही R1 और R2 को उल्टा कर देता तो यहां R2 आ जाता, यहां R1, यानी सिग्मा ए बी इज सेम एज, अगर आप रो वाइज काम कर रहे हो तो, अगर आप रो वाइज काम कर रहे हो तो आप देखिए, आपने इस मैट्रिक्स ए में जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया, आपने इस ए में जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया, उस एलिमेंट्री ऑपरेशन में अगर बी मल्टीप्लाई करें तो वही फर्क पड़ेगा जो आपने इस ए बी में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया। मैं असल में इसे एग्जांपल से कर सकता था, बट मैंने ऐसा क्यों किया? आप ए को ऐसा लिख सकते हो, ए में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दिया एम क्रॉस एम का। क्या मैं एम क्रॉस एम का एलिमेंट्री मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकता हूं? अरे ए का ऑर्डर स्टूडेंट एम क्रॉस एन है, एम क्रॉस एन में एम क्रॉस एम मल्टीप्लाई करो, पॉसिबल है मल्टीप्लाई। सिग्मा ए में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ, दिस इज सेम एज, यानी किसी एलिमेंट्री मैट्रिक्स से ए को मल्टीप्लाई करना। अरे आइडेंटिटी में एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने का मतलब क्या हुआ? आपको एलिमेंट्री मैट्रिक्स ही तो मिल रहा है। आप किसी ए में कोई ऑपरेशन लगाते हो, वो वही बात है कि आपने उस ए को एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं इसका नाम E1 दे दूं तो यानी एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स E1 से इस ए को मल्टीप्लाई कर दिया गया है। आप ऐसे नहीं समझे, कोई इशू नहीं है। मैं अभी एक मैट्रिक्स लूंगा, उसमें आप कोई भी मर्जी से ऑपरेशन लगाऊंगा, एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा और कहूंगा देखो ये बात सही है कि नहीं। अब देखिए, अगर मैं दूसरी तरीके से देखूं, ए को ऐसा लिख सकते हैं, ए इंटू आई एन, ए इंटू आई एन, तो सिग्मा ए इज इक्वल टू, अगर आप मान लो बी में कुछ
आपने ये जो मल्टीप्लाई आया है, अब आपने C1 और C2 को चेंज कर दिया है। अगर आप इन दो कॉलम को चेंज कर दो आपस में, तो पहला क्या बनेगा, R1 C2, C1 की जगह C2 आ जाएगा और C1 की जगह C2। और वो कैसे मिल सकता है, अगर आप B में आपस में इंटरचेंज कर दो। तो कॉलम में जब आप चेंज करते हो, ए बी के कॉलम में चेंज करते हो, तो वो फर्क कहां पड़ता है, जब आप बी में एलिमेंट्री, बाद वाले मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ। आप एक बार जो ए बी का प्रोडक्ट आया वो आया, इन दोनों कॉलम को चेंज कर दो। अब ये कैसे मिलेगा, ए तो वैसे ही रखो, बी के पहले दो कॉलम चेंज कर दो, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, ए इंटू एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन बी। अगर आप कॉलम में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हो तो ऐसा करना पड़ेगा, रो में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हो तो जो मैंने लिखा था। तो आप देखिए सिग्मा ए, अगर आपने वो एलिमेंट्री ऑपरेशन कॉलम में लगाया है तो आपको बाद वाले मैट्रिक्स में उस एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरी ये स्टेटमेंट कह रही थी। और आप अगर इसको एग्जाम्पल से देखना चाहो तब तो ये बहुत आसान काम हो जाता है। मैं अपनी मर्जी से कोई भी एक मैट्रिक्स लिखूंगा और आपको बोलूंगा बच्चों बताओ मैं ये वाला ऑपरेशन लगा रहा हूं, जैसे कि एक मिनट देखो, अच्छा वेरी गुड, समझ में नहीं आया तो फिर जिस तरीके से समझ आएगा फिर मैं अब उसी तरीके से समझाता हूं। हाँ मैं समझ गया, समझ नहीं आया तो वो कैसे समझ आएगा। ऐसा देखो, सपोज करो ए ये रहा, ओके, मेरी मर्जी से मैंने कोई भी ऑपरेशन लगा दिया, ऑपरेशन लगाया R2 पे ऑपरेशन, R2 प्लस R1, R2 पे ऑपरेशन जो मन किया वैसे लगा दिया, R2 प्लस R1, R2 प्लस 5R1, R1 और R2 को इंटरचेंज जो मन कर रहा था वो लगा दिया। तो अब मेरा क्या मैट्रिक्स बन गया, तो ये किसके बराबर आ गया, R2 पे ऑपरेशन लगाया R2 प्लस R1, ये मिल गया है मेरा मैट्रिक्स। अब मैंने क्या किया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया और इस पे सेम टाइप का ऑपरेशन लगाया, 0 प्लस 1, 1 प्लस 0, R2 पे ऑपरेशन लगाया R2 प्लस R1, नाउ E1 इंटू ए। अब इस ए में यहां पर मैंने क्या किया, ए में एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया और यहां पर क्या कर रहा हूं, ए में उसी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिला उससे प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं। वन 2 1 प्लस 3 4 2 प्लस 4 6, एज एक्सपेक्टेड इसको ये आना ही था। अब आप क्या करें, एक मिनट, ये देख रहे हो आप, और यही आप अगर कॉलम ऑपरेशन लगाते तो इस E1 को आपको पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ता, तब ये बराबर आता। अब आप सुने, मैंने यहां पर क्या किया था, मैंने यहां पर ए और बी मैट्रिक्स लिया, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने कहा अब बताओ आप ए बी में कौन सा ऑपरेशन लगाना चाहते हो, कोई रो लगाओ या कॉलम, आपकी इच्छा है। आपने कहा सर मैं रो ऑपरेशन लगाना चाहता हूं, मतलब दो रो को आपस में इंटरचेंज करूंगा या कैसा भी रो का ऑपरेशन लगाऊंगा। तो मैंने कहा चलो आपने मान लिया कि रो में दो में इंटरचेंज किया, मतलब ए में फर्क ला रहे हो, तो यहां ए बी में जो फर्क पड़ा वो आपने देख लिया, ऐसा पड़ गया। और ये सेम वही फर्क पड़ा था कि आप डायरेक्ट ए में ही R1 और R2 को अगर आपस में इंटरचेंज कर लेते, अगर आप ए में ही R1 और R2 को इंटरचेंज कर लेते, उसके बाद ए इंटू बी करते, तब भी यही आता। तो मैंने वही तो कहा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए में एलिमेंट्री ऑपरेशन इंटू बी। और यही जब मैंने यहां कॉलम में इंटरचेंज किया तो देखिए आपने ए बी प्रोडक्ट किया, अगर आप दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हो तो जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो कैसे मिलेगा, ए को तो वही रहने दिया, बी में आपने वो ऑपरेशन लगा दिया,
मतलब कॉलम वाइज करोगे तो बाद वाले मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। उसको फिर मैंने इस तरीके से करने की कोशिश की। देखो स्टूडेंट, ए को ऐसा लिख सकते हैं, अरे ए अगर m क्रॉस n है तो उससे मल्टीप्लाई जो होगा, अरे ए को लिख सकते हैं ना आइडेंटिटी इनटू ए। तो सिग्मा ए में ऑपरेशन लगाया, ए में अगर आपने रो ऑपरेशन लगाया है तो ये आगे मल्टीप्लाई करना है, अगर कॉलम ऑपरेशन लगाया है तो बाद में मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशन मेरा रो था तो पहले वाले में वही काम कर दो, वही एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दो। और ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो यानी मैं कहना चाहता हूं ए में कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ, वो वही बात है कि इस ए को एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो। और वही काम जब मैंने कॉलम के लिए किया, ए में अगर मैंने कॉलम ऑपरेशन लगाया है तो वही बात है कि ए को एक ऐसे एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो जो क्या बन जाए, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो एलिमेंट्री मैट्रिक्स से। मेरे कहने का तात्पर्य सुन लो दोबारा स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है अगर आप किसी ए मैट्रिक्स में 5 बार रो ऑपरेशन लगाते हो, इसमें 2-4 बार कोई भी ऑपरेशन लगाना तो लगा दो, जो आपका मन करे, एक बार घर पे ट्राई करना। अगर मान लो आपने 5 ऑपरेशन लगाए हैं तो पहला ऑपरेशन जो लगाया है उसका वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन, फिर दोबारा जो ऑपरेशन लगाया है उस टाइप से, इस टाइप से 5 ऑपरेशन का, और अगर आपने अब कॉलम ऑपरेशन लगाया है तो पोस्ट मल्टीप्लाई करते रहो, ये वही देगा। आप यही मैट्रिक्स लेना, इसमें अपनी मर्जी से 3 बार ऑपरेशन लगाना। अब जो 3 बार ऑपरेशन लगाया है वो उसी के हिसाब से एलिमेंट्री मैट्रिक्स 3 निकाल दो। तीनों एलिमेंट्री मैट्रिक्स निकालने हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखो, आंसर सेम आने वाला है। ये जो मैंने जनरली अभी आपको प्रूव कराया था, अगर नहीं तो कल मैं एक बार मल्टीप्लाई करके मैं दिखा दूंगा, ठीक है। मतलब एक मैट्रिक्स में 5 ऑपरेशन लगा रहे हो तो बेसिकली आप उसे 5 एलिमेंट्री मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई कर रहे हो। एलिमेंट्री मैट्रिक्स तो वो होता है जो अकेला ऑपरेशन लगा होता है। आप एक बार करके देखना घर पे जरूर से, 2-3 ज्यादा नहीं, 2 या 3 ऑपरेशन लगा दो, फिर वही 2-3 वाले एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, चेक करो आंसर बराबर है कि नहीं। प्री और पोस्ट का ध्यान रखना। चलो टिल देन, ओके।